बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुनीबुर रहमान और मैं इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं। मेरे एमडी कैट के मार्क्स आप सब जानते हैं, आप थंबनेल पे पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली आज हम अपने टेस्ट 4 की डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। आज भी क्वेश्चन थोड़े से मिक्स हुए हुए हैं, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी। फिल इन द ब्लैंक। ओके, ही वॉज डैश विद द थेफ्ट इन द कोर्ट। हमें पता है, हम सारे वर्ड्स हमने इधर फिलिंग द ब्लैंक करनी है, ये इंग्लिश का पोर्शन है। तो इस सब में से बेसिकली जो विद है, ये प्रपोजिशन है, ये हमारे पास नोट है। तो चार जो होता है वो विद के साथ आता है। रिपोर्टेड सेंसिटिव बनती, ब्लेम्ड सेंसिटिव बनती, एक्यूज बनती है, लेकिन एक्यूज के साथ ऑफ आता है। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, he dash on a very extraordinary ambition। बेसिकली ही हम इसमें से देखेंगे तो कोई बाकी फिट नहीं हो रहा। हिट जो है वो बेस्ट आंसर है। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिट का मतलब होता है किसी भी काम को करना। ओके, बेसिकली नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग। अब इसके अंदर भी फिलिंग द ब्लैंक करनी है। अब आप देखें, अगर हम जो ऑप्शन सी डी ई है वो तो बिल्कुल रूल आउट होते हैं, उनकी तो कोई सेंस ही बनती। हम ऑप्शन ए और बी के दरमियान कंफ्यूज हैं, इट्स या देयर। तो बेसिकली बेस्ट ऑप्शन बी होगा, देयर। क्यों? क्योंकि एवरीवन की बात हो रही है, और जब एवरीवन की बात हो रही है तो इट्स तो नहीं आएगा, उसके साथ देयर आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द बॉक्स इज डैश ग्रीन आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड। तो इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? पेंटेड, क्योंकि बाकी तो हैं वो सेंस नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर कलर की बात हो रही है। ग्रीन क्या है? कलर है। तो बेसिकली पेंटेड कलर्स जो है, पेंटेड का वर्ब यूज होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। somebody has not termed the tap। अब टैप को के साथ कौन सा आएगा? ये वाला ऑफ आएगा? नहीं, ये तो नहीं आता। टैप है, उसको बंद करने की बात हो रही है। तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टर्न द टैप ऑफ। क्योंकि ओवर, टर्न इन, टर्न एट, इनके कुछ और मीनिंग होते हैं। तो अगर हमने टैप को बंद करना है तो उसके लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन स्टार्ट बेसिकली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, he says he is a dash but he can't play the piano or any other instrument he can sing। बेसिकली इसके अंदर बात हो रही है कि उसके अंदर कुछ खास करेक्टरिस्टिक है। तो प्ले द पियानो और अदर इंस्ट्रूमेंट, ये किसकी करेक्टरिस्टिक होती है? ऑफ कोर्स ये म्यूजिशियंस की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। ओके, इट इज क्वाइट डैश फॉर पुअर पीपल टू बी हैप्पियर देन द रिच पीपल। आज का टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन की सेंस है, डिफरेंट की नहीं बन रही, लायबल की सेंस नहीं बन रही, पोटेंशियल की सेंस नहीं बन रही, रिस्की की सेंस नहीं बन रही। आप सिर्फ सब वर्ड्स को अंदर पुट करके देखिए, सेंस नहीं बनती। तो बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है, इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर पुअर पीपल टू बी हैप्पियर देन रिच पीपल। आज का हम इसलिए इसको इतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि सारे ही बहुत ईजी हैं। आप बस सबको एक दफ़ा प्लेस करेंगे हर एक्सप्लेनेशन को, और साथ साथ में हमारे पास आंसर को खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा। ओके, अब बायो का स्टार्ट हो चुका है। एक्टिव थायरोक्सिन इज आल्सो कॉल्ड। बेसिकली इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, यहाँ पर रॉन्ग मार्क हुआ है। तो T3 जो होता है, इट इज बेसिकली द एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। ओके, नेक्स्ट ट्राई आयोडो जो फॉर्म होती है उसकी। अच्छा, मोस्ट पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज एक्ट एज। हमें पता है कि जो पैंक्रियाज होता है उसके बेसिकली दो फंक्शन है, एक उसका एक्सोक्राइन फंक्शन है और एक उसका एंडोक्राइन फंक्शन है। जो उसका एक्सोक्राइन फंक्शन है वो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है ना? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज करता है, जबकि जो उसका एंडोक्राइन फंक्शन है बेसिकली वो इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रेट करता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंड काम कर रहे होते हैं उसका एंडोक्राइन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंड बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। अगर आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंड बहुत कम क्वांटिटी में, आपने डायग्राम में भी देखा होगा। तो जो उसका बेसिकली एक्सोक्राइन पोर्शन है वो बेसिकली मेजर पोर्शन है। तो इसका इसलिए ऑप्शन बेसिकली बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सोक्राइन पोर्शन इज द मेजर पोर्शन, और बेसिकली लिखा हुआ है अबाउट 90% जो होता है ये इसका होता है। ओके, ट्यूमर, ये ट्यूमर लिखा हुआ है। इन बीटा सेल्स रिजल्ट इन ऑल एक्सेप्ट। अच्छा जी, ऑप्शन ए मोर इंसुलिन प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स जब बीटा सेल्स का ट्यूमर होगा, यानी कि बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि बीटा सेल का काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना, तो सारी बातें ज़्यादा मोर इंसुलिन प्रोडक्शन होगी।
तो ऑप्शन ए मेक्स अ सेंस। ओके, लो ग्लूकोज द ब्लड, ऑफ कोर्स अब इंसुलिन ज़्यादा होगी, बेसिकली हमने ये पता चला कि जो इंसुलिन है वो ज़्यादा होगी। अब इंसुलिन ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज आल्सो ठीक लग रहा है, स्टेटमेंट ठीक है, हमने तो गलत वाली निकालनी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्फा सेल, ऑफ कोर्स जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो अल्फा सेल्स को ज़्यादा ग्लूकागोन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी अल्फा सेल्स पे प्रेशर है ज़्यादा हो गया है, मतलब अल्फा सेल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अल्फा सेल्स का नंबर तो इंक्रीज नहीं किया, तो इसकी वजह से उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी अल्फा सेल्स की, ओवरलोड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज बेसिकली द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बात सबसे गलत है, क्योंकि बीटा सेल्स का कैल्शियम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड एक बेसिकली हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है, और थायरोक्सिन भी ये सिक्रेट करता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 कहते हैं ये भी सिक्रेट करता है, कैल्सिटोनिन भी सिक्रेट करता है। तो बेसिकली जो ग्लूकागोन है ये थायराइड ग्लैंड सिक्रेट नहीं करता, ये कौन सिक्रेट करता है, पैंक्रियाज, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पैंक्रियाज के अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस ऑफ कोर्स व्हाट, इंसुलिन हार्मोन, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इन द लिवर टू ग्लाइकोजन इन रिस्पॉन्स टू। देखें, जो इंसुलिन होती है बेसिकली उसका क्या काम होता है, इंसुलिन का काम होता है बेसिकली कि इसने ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम करना है, जैसे कि हम देख चुके हैं पहले, इसने ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम करना है। तो ये कैसे काम करती है ब्लड ग्लूकोज का लेवल, इसके डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए आपकी बुक्स में। तो उसके अंदर एक मेथड तो ये कि जो ग्लूकोज होता है इसको ले जाता है लीवर के पास और इसको वहां पर ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी भी इसके फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल की यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है, इसलिए बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following act as a messenger in both chemical and nervous coordination? तो बेसिकली हमें पता है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है ये तो बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन में यूज हो रहा होता है, निकोटीन भी नर्वस कोऑर्डिनेशन में यूज हो रहा होता है, डोपामीन भी नर्वस कोऑर्डिनेशन में यूज होता है। बेसिकली ये एंड जो साइनैप्स होती है वहाँ पर ये रिलीज होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो बेसिकली जो एपिनेफ्रीन है इट इट बोथ एक्ट एज, ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करती है एपिनेफ्रीन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और इसका दूसरा रोल हार्मोनल भी होता है। जो हार्मोनल रोल होता है उसके लिए जो एपिनेफ्रीन होती है वो एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर ये ब्रेन में प्रोड्यूस होती है बेसिकली। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों में इसका रोल है। सो बेसिकली वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which one of the following is exclusively a mineralocorticoid? मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी जो मिनरल का लेवल को कंट्रोल कर रहा है, और एक्सेसिव कॉर्टिसोल, हमें पता है कि जो कॉर्टिसोल होता है बेसिकली इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, लेकिन जो प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरॉन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन इज द फंक्शन ऑफ, बेसिकली हमें पता है कि पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन नॉन एपिनेफ्रिन का फंक्शन है, जो बेसिकली ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली ये इमरजेंसी हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, दीज आर बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन्स। और हमें पता है कि जो एपिनेफ्रिन होती है वो बेसिकली डायलेटेशन कराती है, जो बड़ी आर्टरीज होती है जैसे ब्रोंकियल आर्टरी है, एओर्टा, इनकी डायलेटेशन कराती है। और जो नॉन एपिनेफ्रिन है ये पेरिफेरल आर्टरी की वैसोकंस्ट्रक्शन करवाती है। फिर दोनों का जो इफेक्ट होता है, नॉन एपिनेफ्रिन जो है, फिर दोनों का जो इफेक्ट होगा वो बेसिकली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि पीछे से जो मेन पाइप है वो खुला हो गया, और जो आगे से जो छोटे छोटे पाइप है वो तंग हो गए। अब जितना जितना छोटा पाइप छोटा हो जाएगा उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और पीछे से ज्यादा ब्लड आ रहा है तो जानी के ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, तो बेसिकली नॉन एपिनेफ्रिन हमारे पास पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, एपिनेफ्रिन हमारे पास वैसोडाइलेशन करवाता है, और बेसिकली ब्रोंकाई की भी डायलेटेशन करवा रहा होता है। ओके, द ट्यूमर इन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन फीमेल रिजल्ट इन ऑल एक्सेप्ट। ओके, बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ट्यूमर हो गए, यानी उसके सेल्स ज्यादा हो गए, ठीक है ना। अब उस फीमेल के अंदर, अब बेसिकली उसके अंदर क्या क्या होगा, हमें पता है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि हमने सारे पीछे पढ़े हुए हैं, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड एंड बेसिकली जितने भी हमने सारे एंजाइम पढ़े हैं, ठीक है ना। एंड्रोजन जो हमने पढ़ा है, उसके अलावा चले
अब ये सारे हार्मोन स्टीरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं। अब ट्यूमर हुआ है इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो बेसिकली हमें पता है कि स्टीरॉइड का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि ये सारे हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और ये सारे हार्मोन स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं। एंड्रोजन बेसिकली यही सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एंड्रोजन का लेवल बढ़ गया, तो स्टीरिलिटी नहीं होगी बेसिकली फीमेल के अंदर, बाकी सब चीजें होंगी। तो बेसिकली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम ना, पेज भी अपना चेंज कर लेते हैं बेसिकली। ओके okay, stress conditions such as cold and normal can be overcome, lead to collapse and death. Okay, हमें पता है कि बेसिकली जो एड्रीनल ग्लैंड है, बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली ऐसे हार्मोन्स बेसिकली प्रोड्यूस करता है जो स्ट्रेस कंडीशन को बेसिकली जो स्ट्रेस की कंडीशन को एलिवेट करते हैं। जैसे कोल्ड है तो ये हीट प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे। बेसिकली जितने भी स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, जैसे वाटर का स्ट्रेस आ जाता है, डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस, तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर एपिनेफ्रीन है, नॉन एपिनेफ्रीन है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंड्रोजन, ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। ओके, लेकिन मेन तो मैंने बता दिया एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन है। तो एडिसन्स डिजीज में ये होता है कि बेसिकली ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, क्यों? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है, तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो जो स्ट्रेस है वो ओवरकम नहीं हो सकता। तो बेसिकली ऐसी डिजीज जिसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है उसको हम एडिसन्स डिजीज कहते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस कंडीशंस में नहीं होती, मतलब ओवरकम नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल मेड्यूला। हमें पता है कि बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसके दो, ये एड्रिनल ग्लैंड है, उसके दो पार्ट है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये एड्रिनल मेड्यूला है। तो जो मेड्यूला है ये एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस करता है, और कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली डिफरेंट हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड बेसिकली एड्रिनोकॉर्टिकॉइड एंड बेसिकली एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है। So basically option B is the correct answer, adrenal medulla. Okay. A man has to face interview, but during his first 5 minutes before the interview, he experienced sweating, increased heart rate and respiration. Which hormone is responsible for that? Suppose आपको नहीं पता था कि जो emergency हार्मोन होता है वो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, क्योंकि आपकी बुक्स में नहीं लिखा, भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सपोज आपको इस बात का नहीं पता था, लेकिन आप ये कंडीशंस देखे जो उसने एक्सप्लेन किया कि स्वेटिंग बढ़ गई है, हार्ट रेट इंक्रीज कर गया है और रेस्पिरेशन इंक्रीज कर गया है, तो ये सारे काम कौन करवा रहा है? एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन करवा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो एपिनेफ्रीन है ये बेसिकली और नॉन एपिनेफ्रीन है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, बीपी इससे रेज हो जाता है। कैसे रेज होता है? जो एपिनेफ्रीन होती है बेसिकली वो जो बड़ी आर्टरीज होती हैं उनको वैजो डायलिटेशन कराती है, और ये वाली वैजो कंस्ट्रिक्शन कराती है पेरिफेरल आर्टरीज की। और इसके अलावा जो एपिनेफ्रीन है ये जो ब्रोंकाई होते हैं उनकी भी डायलिटेशन करवा रही होती है। सो इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है तो वो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन है। तो हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे कि बेसिकली एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस स्टीरॉयडल हार्मोन्स? जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कौन सा ग्लैंड स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाता है। एक तो एड्रिनल ग्लैंड हो गया ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स बेसिकली पर्टिकुलरली, और दूसरा हमारे पास बेसिकली टेस्टिस। अब देखिए जो टेस्टिस है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? बेसिकली वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है ना, और टेस्टोस्टेरोन की नेचर क्या है? इट इज बेसिकली अ स्टीरॉयड हार्मोन। बेसिकली जितने भी सेक्स हार्मोन्स है, बेसिकली ज्यादातर सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो स्टीरॉयड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टीरॉयड्स के बहुत से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो सेक्स हार्मोन्स को इफेक्ट कर देता है। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन मेनली कौन करवाता है? मेल्स के अंदर टेस्टिस करा रही होती हैं, तो बेसिकली टेस्टिस की वजह से ही स्टीरॉयड का लेवल बढ़ता है। So basically, we have the best answer, which is testes. Okay. If estrogen is deficient, then possible reason would be the less amount of. अच्छा, अब एस्ट्रोजन जो होता है हमें पता है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं। सपोज दिस इज द ओवरी, ठीक है। अब कैसे होती है? बेसिकली यहाँ पर एक हार्मोन आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और वो बेसिकली जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, फिर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, राइपन हो जाते हैं, और बेसिकली वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली FSH ने एस्ट्रोजन को प्रोडक्शन को किया है। सो बेसिकली FSH इज द हार्मोन व्हिच बेसिकली कंट्रोल द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। तो अगर FSH लेस है तो बेसिकली एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि पीछे से स्टिमुलस ही नहीं आ रहा। अगर FSH नहीं है तो फिर एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A significant constant level of testosterone can be seen in males। हमें पता है कि आप बेसिकली जब जो एक मैन होता है वो बेसिकली बचपन से लेकर टिल प्यूबर्टी उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है ना। लेकिन बाद में जाके जब प्यूबर्टी अचीव हो जाती है तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का लेवल कांस्टेंट हो जाता है,
ये पीटीबी में लिखा हुआ है, सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Deficiency of which hormone causes sterility in humans? Of course, basically उसने sterility in humans का है, मेल और फीमेल पार्टिकल नहीं किया, तो एस्ट्रोजन अगर नहीं होगा तो फीमेल में sterility हो जाएगी। बेसिकली गलती से ये ओपन हो चुका है। ओके, एफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन कॉज स्टेरिलिटी इन ह्यूमंस? बेसिकली फीमेल्स के अंदर अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो स्टेरिलिटी हो जाएगी, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो स्टेरिलिटी हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन, सो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन का कोई इफेक्ट नहीं है बेसिकली स्टेरिलिटी पे। ओके, Which one of the following hormone is a steroid hormone? जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी की स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं, सो इसमें ऑप्शन ढूंढना आसान होगा। बेसिकली एस्ट्रोजन जो कि एक सेक्स हार्मोन इसमें होता है, जो सेक्स हार्मोन है वो बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन भी स्टीरॉयड हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन दोनों के, ये दोनों सेक्स हार्मोन है, एक मेल का है और एक फीमेल का है, तो ये दोनों स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। बेसिकली बस आप ये याद रखना कि सेक्स हार्मोन जो होते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर स्टीरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा आप ये पेज भी देख सकते हैं, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है कि प्रोटीन में इंसुलिन, ग्लूकागोन है पॉलीपेप्टाइड्स में, और ये सारा टेबल्स आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ओके, कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस। अब कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? बेसिकली हमें पता है कि जब फॉलिकल्स होते हैं वो राइपन हो जाते हैं तो वो ओवम को बेसिकली रिलीज कर देते हैं इनटू द यूट्रस, बेसिकली यूट्रस में रिलीज कर देते हैं। तो उसके बाद एक जो मैस सा बच जाता है, बेसिकली दिस वाज द राइपन फॉलिकल, इसने ओवम को रिलीज कर दिया, तो इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक येलो मैस के अंदर आफ्टर ल्यूटिनाइजेशन। और ल्यूटिनाइजेशन कौन कराता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसको बेसिकली कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, और ये भी प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन करवाता है। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द बेसिकली आंसर, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन बेसिकली ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करवाता है। Hormones can regulate other hormones through, of course, through feedback mechanism. ये तो बहुत ही easy था। A patient who excrete a large quantity of sodium in urine. अच्छा, हमें पता है कि बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बेसिकली एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करवाता है। आप सबको पता है ना कि बेसिकली ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवा रहा होता है, इसको रिलीज करवा रहा होता है एल्डोस्टेरोन को भी, एड्रीनोस्टेरोन भी एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। तो बेसिकली हमें पता है कि जब वो डैमेज हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन का काम था कि इसने वाटर रिटेंशन करनी थी, अब उसका लेवल कम हो गया है तो इसने वाटर रिटेंशन और आयंस रिटेंशन नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है मतलब ये सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो वो सोडियम कहाँ रिलीज? इन द यूरिन हो जाएगा, तो यूरिन में बेसिकली लेवल उसका बढ़ जाएगा। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि एड्रीनल कॉर्टेक्स अगर डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होगा, और एल्डोस्टेरोन की वजह से वाटर रिटेंशन नहीं हो सकेगी, आयंस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, तो यूरिन के अंदर वो सब कुछ रिलीज हो जाएगा। Beside testes, androgens are also produced by, हमें पता है कि टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन की कौन सी क्लास प्रोड्यूस होती है? टेस्टोस्टेरोन। और बेसिकली एंड्रोजन्स होते हैं वो एड्रीनल कॉर्टेक्स भी प्रोड्यूस करता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स की 4 हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली द एड्रीनल कॉर्टेक्स के बेसिकली कोर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एल्डोस्टेरोन है, उसके अलावा एंड्रोजन है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं, मैं लिख नहीं रहा, आपको बुक पे भी लिखे हुए हैं। बेसिकली बायो की डिस्कशन तो आपकी ओरल ही हो जाती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि एड्रीनल कॉर्टेक्स ही प्रोड्यूस कर रहा है एंड्रोजन्स को। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड? डक्टलेस ग्लैंड मतलब के एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो कहता है कि इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है? टेस्टिस ऑफ कोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ओवरी भी है जो कि ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करता है। तो बेसिकली जो कि नहीं है वो सब मैक्सिलरी है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और बेसिकली ये स्लाइवरी ग्लैंड, और हमें पता है स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सोक्राइन होते हैं। दे बेसिकली दे रिलीज देयर सिक्रेशन इन आवर डक्ट, basically mouth. Okay, secretion of estrogen is under the control of, जैसे कि हम पहले भी आ सके FSH, इसकी मजीद डिस्कशन की जरूरत नहीं है आई थिंक। ओके, इट इज secreted as a result of distension of the cervix। हमें पता है बेसिकली ये मैकेनिज्म हमें पता है कि बेसिकली जब बेबी बोर्न हो रहा होता है तो बेसिकली बेबी का जो हेड होता है वो डिस्टेंशन करवाता है सर्विक्स की, ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। अब डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स की वजह से क्या होता है बेसिकली कि डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स हो गई है
तो उस वजह से जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बेसिकली ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, किसकी, यूट्रस की, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। उसकी वजह से जो बेबी होता है वो एक्सपेल हो जाता है, और बेबी एक्सपेल होते हुए मजीद ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। बेसिकली ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन चुका है। सो बेसिकली मुझसे कुछ ये था कि डिसेक्शन ऑफ सर्विक्स होगी तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। डायबिटीज इन स्पाइडर्स इज ड्यू टू द लेस सिक्रेशन ऑफ, हमें पता है कि बेसिकली वैजोप्रेसिन और बेसिकली एडीएच, इसने काम क्या होता है, इसने वाटर रिटेंशन करवानी होती है, इसने वाटर रीअब्सॉर्ब करवाना होता है। तो अगर एडीएच जो है वो नहीं, इसकी डेफिशिएंसी हो गया है तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो जो सारा वाटर है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा, तो यूरिन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, और इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इन स्पाइडर्स, इसमें बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा थर्स्ट करती है। ओके, द केमिकल नेचर ऑफ एलएच एंड आईसीएच, हमें पता है कि ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका, वो टेबल में लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मेमोराइज दीस थिंग्स। एडिसन्स डिजीज कैन बी ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट, ओके, एडिसन्स डिजीज जो होती है, अब ये बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, हमें पता है कि एडिसन्स डिजीज के अंदर क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है। अब इसके अंदर हमें तो बस यही पता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है, बाकी चीजें हमें नहीं पता। उसने कहा कि ऐसे बताओ जिसकी डैमेज से ना हो, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रिनल मेडुला। तो बेसिकली आप में से बहुत से लोगों को इसका समझ नहीं आएगा, बट इट हैज बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। बेसिकली हाइपोथैलेमस जो होता है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थ्रू केमिकल मैसेंजर ये स्टिमुलेट कर रहा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और ये भी आगे सीक्रेट कर रहा होता है बेसिकली डिफरेंट हार्मोन्स, जिनको हम इमरजेंसी स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। तो अगर हाइपोथैलेमस यहाँ पर डैमेज हो जाता है तो आगे ये वाला हाइपोथैलेमस सिग्नल नहीं भेज पाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाता है फिर भी आगे प्रोसेस नहीं हो सकेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है फिर भी ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा। सो बेसिकली एड्रिनल मेडुला का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग एडिसन्स डिजीज, बेसिकली एडिसन्स डिजीज में हमें क्या पता है कि बेसिकली पिगमेंटेड हो जिसके यानी कि एमएसएच का लेवल बढ़ जाता है, ये एडिसन्स डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और बेसिकली एडिसन्स डिजीज में चूंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज हो चुका है, नहीं है, तो एड्रिनल हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, बेसिकली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉर्टिकल हार्मोन्स डिक्रीजेस ड्यू टू एडिसन्स डिजीज, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज होता है और एमएसएच का लेवल इंक्रीजेस। क्योंकि जो अब ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि एमएसएच का लेवल क्यों इंक्रीज करता है। बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जब उसको पता चलता है कि एड्रिनल हार्मोन्स, कॉर्टिकल हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल्स कॉर्टिकल हार्मोन्स है, उनका लेवल जो है कम हो गया, तो उसको ये कंपेंसेट करने के लिए एमएसएच प्रोड्यूस करता है, तो एमएसएच का लेवल फिर इस वजह से बढ़ जाता है एडिसन्स डिजीज के अंदर। The pineal gland is located, of course we know it is located in the brain, इसमें तो बिल्कुल ये नॉलेज वाली बात है, आपने याद रखना कि pineal gland is located in the brain. Okay, the effect of progesterone on the ovary is to बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये डिफरेंट काम करवा रहा होता है, तो बेसिकली ये प्रिवेंट करता है, इसका काम होता है बेसिकली आपको पता है कि इसको प्रेगनेंसी की टैब में भी दिया जाता है। ओके, तो प्रोजेस्टेरोन ऑफ कोर्स थिकनिंग एंड वेस्कुलराइज करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, ये तो एंडोमेट्रियम को कर रहा होता है, ओवरी को तो नहीं कर रहा होता। अच्छा, बेसिकली ओव्यूलेशन नहीं, ये नहीं करवाता, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी इसका कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली ये प्रिवेंट करता है रिपनिंग ऑफ फॉलिकल्स को, ताकि अगर एक इम्प्लांटेशन होगी है तो मजीद एग प्रोड्यूस ना हो एक फीमेल के अंदर। ओके, which of the following is not the example of positive feedback, वो कहता है पॉजिटिव फीडबैक की कौन सी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। A forest fire slowly expand outward provide anyone more for ये पॉजिटिव फीडबैक है कि एक आग लग रही है तो मजीद आग फैलती जाएगी, मतलब कि जो स्टिमुलस है बेसिकली जो इफेक्ट है वो मजीद उसको स्टिमुलेट। चाइल्ड बर्थ भी हमें पता है पॉजिटिव फीडबैक होती है। अच्छा, एज मोर बफलो बिगन टू रन इन अ हर्ड, द ओवरऑल लेवल ऑफ पैनिक इंक्रीजेस, दिस रिजल्ट इन इवन मोर बफलो, ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। तो बेसिकली अब ब्लड कैल्शियम इंक्रीजेस, पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिड्यूस, बेसिकली ये नेगेटिव फीडबैक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब फिजिक्स स्टार्ट हो गया। अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर स्विच एंड अ बैटरी, when switch is closed the potential drop is across the resistor is initially maximum and decrease to zero। असल में ये होता है, हमें पता है कि बेसिकली this is the capacitor, this is the resistor and this is the battery। शुरू में हमें पता है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है शुरू के अंदर करंट का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है करंट का लेवल कम होता जाता है, तो शुरू में करंट का लेवल ज्यादा है ना,
तो बेसिकली वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो I ज़्यादा है शुरू पे तो वोल्टेज भी ज़्यादा है, अगर आखिर में I कम है तो वोल्टेज भी आखिर में कम होगा। तो बेसिकली इनिशियली मैक्सिमम होता है और बाद में डिक्रीज टू जीरो कर जाता है, क्योंकि करंट आखिर में जीरो तक चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The variation of electric potential due to a point charge with distance is represented by the graph। जो बेसिकली वोल्टेज है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है और आर लॉन्ग एक्स एक्सिस है। चलो नया पेज ओपन कर लेते हैं। आई थिंक वी नीड अ न्यू पेज। ओके, हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू बेसिकली के क्यू ओवर आर। तो आर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, तो हमें पता है कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली उसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम इज। हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का क्या फार्मूला है, आपने बस इसके अंदर फार्मूला ढूंढना है और वेरी इजी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यही एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो बेसिकली आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको फार्मूलेस तो अपने आपके फार्मूलाज के ऊपर मुकम्मल गिरफ्त होने चाहिए, क्योंकि फार्मूला से बाद दफा आपको भूल जाते होते हैं। तो फार्मूला के लिए आप एक शेर बना लें जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहा करें। Okay. Basically, next question. The 5 microfarad capacitor has a potential difference across its places 200 volt. The charge on the capacitor is basically. Okay. Basically Q equals to CV and basically charge जो इसके ऊपर कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरड है, वोल्टेज जो है वो 200 है, तो 5 2s है कितना हो जाएगा 10, और 10 रेज़ पावर माइनस 6 है, 10 रेज़ पावर 2 यहाँ से आएगा तो 10 रेज़ पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो बेसिकली 10 रेज़ पावर माइनस 3 आंसर आ जाएगा इसका। सो ऑप्शन इज बी आंसर द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू। अभी कैसे फाइंड करते हैं? बेसिकली हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। बेसिकली आपको में से किसी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 9, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। तो अब कूलम चार्ज है, तो एक कूलम में कितना चार्ज होगा? इसको 1 को 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली हमारे पे 1 कूलम चार्ज आ जाएगा, जो कि 6.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 18 के इक्वल आ रहा होता है। बेसिकली 6.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 18 के इक्वल आ रहा होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। और ये वाली वैल्यू आपने याद भी रखनी है, क्योंकि इस वैल्यू को आप याद रखेंगे तो आपके बहुत से एमसीक्यूज खुद ब खुद हल हो जाएंगे, क्योंकि आपने हर दफा तो 1 को 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 19 से डिवाइड नहीं करना ना, आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए। आप पेपर में आपको बहुत हेल्प करती है। द ग्राफ शो द बेसिकली the graph shows the growth of charge with potential difference of the plate area covered in the graph। हमें पता है कि बेसिकली जो एक ट्राइंगल बनी हुई है, ये Q है, ये V है, तो हम इस ट्राइंगल एरिया कितना होगा आपने खुद देखना है। 1/2 हाइट कितनी है Q, ठीक है, क्योंकि हम ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1 to हाइट 3 to ब्रेथ, और बेसिकली इसकी ब्रेथ जो नीचे वाली है एक हाइट होती है जिसकी विड्थ होती है, जो विड्थ है वो कितनी होगी बेसिकली वो V है। तो बेसिकली ये किसका फार्मूला बन जाता है? ये तो बेसिकली एनर्जी का फार्मूला बन जाता है। सो एनर्जी स्टोर्ड इज बेसिकली जो इसके एरिया को एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल होगा। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट Q, ये Q है, चार्ज है Q, अ सर्टेन चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट A to B ले गए, फिर A से C ले गए, A से D ले गए, A से E ले गए। द वर्क डन इज बेसिकली, हमें पता है कि बेसिकली अच्छा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है ना, बेसिकली डिस्टेंस सेम है, तो यानी कि और डिस्टेंस सेम है तो यानी कि वोल्टेज भी सेम है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, चार्ज तो सेम है इसलिए डिस्टेंस भी सेम हुआ। तो बेसिकली जब वोल्टेज भी चेंज नहीं हुआ, V इक्वल्स टू W पर Q पर यूनिट चार्ज, अगर चार्ज भी सेम है, V भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो वर्क भी तो सेम रहेगा ना, मतलब कि वर्क होगा ही नहीं कोई, क्योंकि जहाँ पर जितना हम यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता, डेल्टा V ही नहीं है कोई, डेल्टा V अगर जीरो है, डेल्टा V इसमें जीरो है, तो सारी बात है वर्क भी जीरो होगा। सो ऑप्शन इज बेसिकली इसके अंदर ये होगा कि वर्क डन कितना सारे पाथ में कितना होगा, जीरो। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, an uncharged sphere of metal is placed in between two charged plates as shown, the line of force act। हमें पता है कि बेसिकली लाइन ऑफ फोर्स किसकी है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। तो
बेसिकली ऐसे रहा, ऐसे तो बिल्कुल गलत है पहले वाले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज दिस इज द प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट एंड दिस इज बेसिकली द चार्ज वी आर between them। और ऑफ कोर्स ये ऊपर पॉजिटिव होगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इससे अवे हैं। अब यहाँ से ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव है, ये मेटल स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। तो बेसिकली ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और बेसिकली जो प्रोटॉन है वो इधर आ जाएंगे। यानी कि जो मेटल है वो पार्शली यहाँ पर नेगेटिव हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से बेसिकली ये काम हो गया, इसकी वजह से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो ये वाली लाइंस हैं ये कर्व हो जाएंगी। सो ये वाला पैटर्न हमें किस तरफ मिल रहा है? हमें पैटर्न मिल रहा है सी के अंदर। क्यों? क्योंकि इधर ये कुछ लाइंस देखें इसकी तरफ आ रही हैं, कुछ कर्व हो रही हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसलिए होगा कि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि सारी की सारी लाइंस खींच रही हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि सारी की सारी लाइंस खींच रही, तो बेसिकली ऑप्शन डी इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो सी था वो डायग्राम में वो करेक्ट आंसर था। ओके, a particle A has a charge plus q and a particle B has a charge 4q, with each of them having the same mass m. When allowed to fall from the rest through the same electrical difference, the speed changes basically. आप यहाँ पर ना एक बेसिकली फार्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ पे बेसिकली आपको पता है, आप इस फिगर को देखिए। चलिए, हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो Q इंटू वी के इक्वल है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि Q जो होता है बेसिकली जो V होता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो एनर्जी क्या आएगा? पोटेंशियल इंटू बेसिकली चार्ज। तो एनर्जी जो है वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो बेसिकली और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। तो दोनों के अंदर यही होगा, हम बस यही फिट करना है। और आप देखोगे कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के जो हमने ये निकाला था वी क्यू वी, हमने वो पुट कर देना है यहाँ पे 1/2 mv का स्केल लगा देना है। हमें पता है कि मैथ दोनों का, और फिर अब ये पोटेंशियल एनर्जी 1 है, किनेटिक एनर्जी 1 है। तो जो पार्टिकल 2 होगा उसके लिए क्या हो जाएगा? Q2 बेसिकली V इक्वल्स टू 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो बेसिकली हमें पता है कि ये उसके लिए 1/2 कैंसिल हो गया, मैथ दोनों का सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली चार्ज डिफरेंट है, वो कैंसिल तो नहीं होगा, और वोल्टेज भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली Q1/Q2 का अंडर रूट इक्वल्स टू V1/V2, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए वहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। बेसिकली मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और फिर Q1 जो है हमारे पास, जो Q1 था बेसिकली कितना था, लेट्स सी। Q1 1 चार्ज, ठीक है, 1:4 आ जाएगी। 1:4 का अंडर रूट तो बेसिकली 1:2 आ जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1:2। What would happen to the electrostatic force between a pair of charged particles if both charges were double and the distance between them were also double? Okay, add a page. अच्छा, कह रहा है कि हमने एक चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमें पता है कि फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कहता है कि बोथ पार्टिकल्स को बेसिकली डबल हो गया। आप टू को लगा दे, बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं। आई एम गिविंग द शॉर्टकट्स। अब जरा बात, पूरा फार्मूला तो नहीं लिखेंगे ना। तो बेसिकली वो कह रहा है कि डिस्टेंस आल्सो बिकम डबल, तो लेकिन वो 2 के ऊपर स्क्वायर होगा क्योंकि r जो है उसके ऊपर स्क्वायर है। तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। जो फोर्स है वो बेसिकली सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, तो जरूरत नहीं। मैंने आपको शॉर्टकट बताए हैं, इसका जो असली मेथड होता है वो तो हम नहीं कर रहे क्योंकि एमसीक्यू से हमने शॉर्टकट्स की चलना होता है। तो ये वाला एमसीक्यू तो बहुत कॉमन है, ये तो आप सबको आते ही होंगे। यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, वेरी आसान। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कितना है? जूल्स है। वॉल्यूम कितना होता है? मीटर क्यूब यूनिट होता है, तो जूल्स पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 3 चार्जेस हैं, 2q, ठीक है जी। ये 3 चार्जेस हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अरेंज हुए हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा? फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉन नेगेटिव। हमें पता है कि इसके दरमियान में जो पोटेंशियल होगा वो सबका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेसिकली क्या होगा कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो हम उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना। पोटेंशियल क्या होगा? बेसिकली हम साइन के साथ पोटेंशियल को पुट करेंगे, 2k/q/r
मतलब कि यहाँ पर जो Q है वो 2Q के इक्वल है, तो हम यहाँ पर बेसिकली 2 लगा दिया हमने, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स माइनस लगाएंगे क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है। बेसिकली के क्यू ओवर आर सेम है, हमें पता है क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पर सारे पॉइंट्स की तरफ से डिस्टेंस सेम होता है, तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो वोल्टेज है वो जीरो आ जाएगा दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो ऐसे ऐड नहीं होती, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से चार फील्ड जा रही होगी एंड ऐसे फैल रही होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है बट वोल्टेज जीरो है, तो हमने बस फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये 50 कूलम जो चार्ज है, ये कूलम नहीं है, 15 इलेक्ट्रॉन है चार्ज। मैं आपको नया पेज देता हूँ। बेसिकली a tin जो न्यूक्लियस है has a charge of 50 coulomb if the proton at a distance of 10 raised to minus 20 meter from the potential difference at this point is बेसिकली आपने इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाना है k equals to बेसिकली पोटेंशियल का पूछा हुआ है ना उसने, तो बेसिकली जो पोटेंशियल आई थिंक इसका क्या है, ओके बेसिकली हमें पता है कि हमने इसके अंदर पोटेंशियल निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि जो चार्ज है हम 50 कूलम इसको पुट करेंगे, तो बेसिकली हमने निकालना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर, के 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 एंड क्यू बेसिकली हम पुट कर रहे होंगे बेसिकली यस 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 50 कूलम एंड बेसिकली नीचे डिस्टेंस होगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 22। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7/2 × 10 रेज़ टू पावर 14 वोल्ट। So option C is the correct answer. Okay. Force between the plates of charged parallel capacitor is attractive and its magnitude is. हमें पता है कि बेसिकली फोर्स बिटवीन चार्ज प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये फार्मूला हमारे पास आगे मौजूद होता है और ये फार्मूला आपको याद भी होगा। सो ऑप्शन ए, इसमें तो कोई मुश्किल बात भी नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ ई आर फॉर रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए कितनी होती है, ये भी वैल्यू आपको पता है 1.0006 होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The potential at a point due to positive charge of 100 microcoulomb at a distance of 9 meter is, अच्छा जी, the potential at a point due to the point charge of basically इसके अंदर आपने यही फार्मूला लगाना है k q over r वाला, तो वैल्यू आप पुट करेंगे k की जगह 9 × 10⁻⁹ और पॉजिटिव चार्ज की जगह बेसिकली मैं आपको सॉल्व कर ही देता हूँ, और 100 × 10⁻⁶ और बेसिकली इंटू 9 मीटर, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 100 × 10⁻⁴ हो जाएगा और 10⁻9 हो जाएगा, तो 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻, तो 10�5 आंसर आ जाएगा बेसिकली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इक्वालिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, इसको क्या कहते हैं, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The unit positive charge plus q naught placed anywhere, अच्छा जी, placed anywhere in the velocity of positive charge experience a repulsive force। इसके अंदर एक concept है basically। Okay, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेसिकली, सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इसकी इनकी जो लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है। हमें पता है कि बेसिकली जो फोर्स होती है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होती है। तो अगर मैं चार्ज कहीं पे भी रखूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो ये बात आपने याद रखनी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है, जो टेस्ट चार्ज होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये लाइंस होती हैं। आप मुझे ये बताएंगे लाइंस ड्रॉ कैसे होंगी। अगर आप कंसेप्ट सोचें एफएससी में आपने पढ़ा कि जो लाइंस ड्रॉ कैसे होती हैं कि हम टेस्ट चार्ज रखते हैं और जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाता है उसी जगह हम लाइन खींच देते हैं। यानी कि जो टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स लग रही है रेडियली आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Relative permittivity ER is defined as the following relation। हमें पता है कि बेसिकली ये आपको सबको पता है बेसिकली कि C medium equals to C R, तो बेसिकली C medium by C vacuum equals to ER। so option basically A is the correct answer। An electric field exists in a space between the two charged metal plates. Which graph show the variation of electric field between the distance d और
बेसिकली ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें पता है कि बेसिकली दो जो प्लेट्स हैं, ऑपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, उनके दरमियान चाहे इस पॉइंट पे मैं लूँ चाहे इस पॉइंट पे लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए सेम रहती है बेसिकली क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, और ना ही ई इक्वल्स टू, जैसे ई इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर आर होता है, तो डिस्टेंस भी प्लेट के दरमियान चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज भी चेंज नहीं हो रहा, तो जो ई है वो दरमियान में कॉन्स्टेंट रहती है, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो बेसिकली ई जो है वो वैरी नहीं करती, कॉन्स्टेंट रहती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसके अंदर ई को कॉन्स्टेंट बताया हुआ है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। गॉसियन सरफेस हमें पता है कि इमेजिनरी सरफेस होती है और हम इसको सिर्फ मैथमेटिकली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। When electron is taken outward, is taken towards another electron, the electric potential energy, जब भी दो सेम चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके जाए, चाहे वो सेम चार्जेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम इनको इन दोनों के सेम चार्ज लेके जाएंगे तो बेसिकली हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी रिपल्शन फोर्स होगी और हमें वर्क करना पड़ेगा। जब हम वर्क करते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। जब भी हम वर्क करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो जब हम दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के करीब लेके जाएं या दो प्रोटॉन को एक दूसरे के करीब लेके जाएं, एनर्जी ऑफ द सिस्टम बेसिकली इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हमें वर्क करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ scalar quantity, very basic question. The work done is placing a charge of 8 microcoulomb on a condenser of 100 nano farads. Basically ये बहुत easy question है, तो basically I need a new page basically. Okay, add a page. Okay, उसने कहा हुआ है कि वर्क फाइंड करो, यानी कि वर्क, और चार्ज भी उसने दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलम का, और कैपेसिटेंस भी दी हुई है। तो आपने क्या लगाना है, वर्क इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी, यही फार्मूला लगाएंगे। तो क्यू कितना है, 8 इंटू बेसिकली 8 8 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 लिख दें आप, और बेसिकली माइक्रो हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। मैं आपको ना, मैं चाहूँ तो पूरा स्टेप भी कर सकता हूँ बेसिकली, लेकिन मेरा काम है कि आपको शॉर्टकट्स बताना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और आपको जरूर समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ आती तो आप वीडियो को पास करें, एक दफा दोबारा देखें, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बेसिकली नीचे सी आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो इंटू 1/2, क्योंकि ये 1/2 फार्मूला के बाद है। तो 2 4s are 8 हो जाएगा। बेसिकली 8 4s कितना होता है, 32 इंटू 10⁻12, ये 10⁻7 हो जाएगा, यहाँ पे +7 हो जाएगा। तो बेसिकली 10⁻5 हो जाएगा 32। तो इसको अगर हम 3 पॉइंट को इधर ले आए तो ये 10⁻4 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A metallic sphere A and B of radii 2 meter and 4 meter respectively carry the same charge 4 into 10⁸. If the sphere are connected by copper wire, then अच्छा इसके अंदर भी कंसेप्ट आ रहा है। बेसिकली हमें पता है कि बेसिकली वो कह रहा है कि ये दो स्फीयर्स हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों पे चार्ज सेम है। सपोज इसके ऊपर 2 कूलम है, इसके ऊपर 2 कूलम है। तो अब वो कह रहा है कि हमने इन दोनों को वायर से जोड़ दिया है, कॉपर वायर से, तो क्या होगा बेसिकली। बेसिकली उसे चार्ज दिया हुआ है 4 into 10⁸, तो आप 2 की जगह 4.10⁸ सपोज कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो लार्जेस्ट स्फीयर होगा चार्ज पे स्प्रेड कर जाएगा, यानी कि उसके अंदर चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q/A। तो A जिसका ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम है और इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ई ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यानी कि इसकी ई जो है वो ज्यादा है, इसकी ई कम है। तो हमें पता है कि जो करंट होता है वो जो होता है वो ज्यादा ई से लो ई की तरफ मूव करता है। सो बेसिकली करंट की डायरेक्शन, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, चार्ज मूव फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Okay, let Q donate charge, V donate potential difference, and U donate stored energy. The capacitor must have. अच्छा, हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मिले होते हैं तो उनकी जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम होता है। तो चार्ज भी डिफरेंट स्टोर होता है ड्यू टू देयर डिफरेंट कैपेसिटेंस, और एनर्जी भी डिफरेंट स्टोर होती है ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर। सो ऑप्शन बेसिकली वो वाला ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कंपाउंड है। The geometry around S and N and the number of resonating structures are respective. आप इसके लिए ना ये डायग्राम देखें, हमें इसके अंदर ज्योमेट्री बतानी है अराउंड S और नाइट्रोजन के इर्द गिर्द, और उसके साथ साथ हमने बेसिकली बताना है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने। अब ये देखें, बेसिकली ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है,
ये S और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और ये सारा कुछ, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना जरूरी है। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते बेसिकली, लेकिन आप अब आ चुका है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारे डिफरेंट कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमें पता है कि जो S है, हमें पता है कि इसके अंदर ये देखें ये पैटर्न मौजूद है और बेसिकली ये ट्राइगोनल शेप में मौजूद है। 3 डबल बॉन्ड्स हैं, सिमेट्रिकली अरेंज होंगे, तो अकॉर्डिंग टू वेसेपर थ्योरी इसके अंदर ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी। और यहाँ पर बेसिकली उसने कहा नाइट्रोजन के इर्द कौन सी ज्योमेट्री होगी, तो नाइट्रोजन के इर्द हमें पता है कि पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, जितने डबल बॉन्ड्स उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली 1 2 3, तो बेसिकली आप ये इसी पे आ जाते हैं। बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल एंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मोस्ट ऑफ कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड के लिए जो मेटल होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो दूसरा होता है एनायन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो कब होगा, जब जो एनायन है उसका साइज स्मॉल होगा और जो केटाइन है उसका साइज लार्जर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा बेसिकली कम होती जाएगी। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से लिया, आयनाइजेशन कम एनर्जी चाहिए होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी और जितना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, द बैरियम आयन, cyanide and copper ion form an ionic complex. In this complex, 75% of an ionize in an aqueous solution with Van Hoff factor 1 equal to the 4 paramagnetic this hybridization state of is complex basically. तो बेसिकली मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली दिस इज द फार्मूला टू फाइंड हाइब्रिडेशन। सबसे पहले हमें पता है कि जो इसके दरमियान जो की म्यू है, जो बेसिकली इसका पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है वो 1.73 है, नंबर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, और जो अल्फा है वो फ्लक्स का 0.75 है, आई 4 है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सोल्यूशन में उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला है, हमने इस फार्मूला को अप्लाई किया है। हमें पता है कि इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो बेसिकली इसके अंदर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। हमने फिर जब बाद में इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, तो बेसिकली ऑप्शन DsP3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस वैसे आपके नहीं आते, बट दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। The CN bond length in the is most correctly basically मैं आपको दोबारा से वो कहता है कि CN bonds का ऑर्डर बताएं आप। हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देता है, और उसके अलावा जो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस वो भी बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देती है। तो अब इन दो फैक्टर्स को हम लगाएंगे, हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड किसके, क्योंकि जिसके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा और कोई उसके इर्द गिर्द डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि इर्द गिर्द डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगी। ओके, सिंगल बॉन्ड होगा तो वो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। सो ऑप्शन ये 2 की तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है ना, तो हम 2 को सबसे पहले लिख लेते हैं, इसकी सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड। ओके, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है 2 की। उसके बाद बेसिकली उसकी बात किसी होगी। अब हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है जिसके इर्द गिर्द बट उसके इर्द गिर्द बेसिकली रेजोनेंस का कोई चक्कर ना हो। तो हमें पता है कि इसकी इर्द देखिए लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेट कर जाएगा। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे लोन पेयर ना हो। तो बेसिकली इसके इर्द गिर्द लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसने बॉन्ड बना लिए, तो बेसिकली इसका दरमियान सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, रेजोनेंस नहीं होगी। सो ऑप्शन 3 बेसिकली इसके बाद आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि बेसिकली इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड से रेजोनेंस का इफेक्ट कम होता है। तो उसके बाद हम 1 को ले आएंगे, वो सबसे आखिर पे 4 आ जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली डबल बॉन्ड आ चुका है और रेजोनेंस भी है, जिसकी वजह से इसके अंदर इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड हमें बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है। ओके, फॉर अ मेटल आयन M3 द ionic radius is 0.5 angstrom. Therefore the nature of M3 is basically हम आपको ले जाते हैं हमें पता है कि हमने अगर आयनिक पोटेंशियल निकाला, हम उसके लिए आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो आयनिक पोटेंशियल की हम वैल्यू निकालेंगे 3/0.5, तो हमारे पास ये 6 की वैल्यू आ जाएगी आयनिक पोटेंशियल की। बेसिकली आयनिक पोटेंशियल आ गया, तो उसके बाद हम बेसिकली 3 आयनिक ये हमारे पास आयनिक पोटेंशियल वैल्यू 2.45 आ चुकी है। तो हमें पता है कि ये जो 2.45 है ये 3.2 से लेस है और 2.2 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर ये 2.2 से कम होता या 3.2 से ज़्यादा होता तो उसके अंदर एसिडिक और बेसिक आ जाती नेचर। बेसिकली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। हमें पता है कि बेसिकली इन सब के अंदर SO3 की ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसकी इर्द गिर्द ऐसे ही बेसिकली 3 डबल बॉन्ड्स हैं और तीनों सिमेट्रिकली अरेंज होंगे, तो बेसिकली इसलिए इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी। सो बेसिकली SO3 इज द आंसर। SO2 के अंदर कौन सी होती है? बेसिकली बेंटा आ जाएगी। CCl फॉर्म में टेट्रागोनल आ जाएगी। H2O में बेंटा आ जाएगी। Which one of the following molecule has a maximum number of dative bonds यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स? तो हमें पता है कि ऑप्शन ए में एक होगा, इसमें 3 है। H2O2 में एक होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर भी एक होता है, इसके अंदर 2 होते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट। हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? बेसिकली जब ये 3 एटम है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है। तो एथेनॉल में ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन का रोल आ गया। एथेनोइक एसिड में ऑक्सीजन आ जाती है, इसमें भी होती है। अमाइनो इथेन में नाइट्रोजन आ जाती है, इसमें भी होती है। और बेसिकली प्रोपानोन जो है कीटोन है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन सब के साथ हाइड्रोजन स्टार लगा होना चाहिए। प्रोपानोन के अंदर किसी भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है। Okay, all the following are correct statement regarding difference between sigma and pi bonds except, मतलब कि हमने wrong statement निकाला। sigma bonds are stronger than pi bonds, yes correct, ये बात ठीक है, लेकिन हमने तो गलत निकाले हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। pi bond are weaker than sigma bonds, yes ठीक है। in a carbon carbon double bond there is one sigma bond and one pi bond, ये बात ठीक है। so basically all are correct, कोई भी इसके अंदर wrong नहीं है। are the properties of non polar covalent bonds except, okay, the difference in electronegativity between the atom is less than 0.4, हाँ ये बात तो सही है। so this option can't be correct। electrons are shared equally between the two atoms, हाँ ये भी बात ठीक है। they have low melting and boiling point and polar covalent bonds, yes ये भी बात ठीक है, क्योंकि attractive forces कम होती हैं। वाटर एंड अमोनिया आर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये तो बात बिल्कुल गलत है। ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। Dash also known as dative bonds, of course coordinate covalent bonds are also called dative covalent bonds, so option C is the correct answer। All of the following statement are matched correctly for ionic and covalent bonds except, तो हम देख लेते हैं। Ionic bonds are formed between atoms of elements very different electronegativities, while covalent bonds are formed between atoms of elements with similar electronegativities। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन हमने तो गलत स्टेटमेंट निकाल ली। Covalent compounds have low melting and boiling point, while ionic compounds have high melting and boiling point, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। Ionic bond is a directional, while covalent bond is a non-directional, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शन होता है, खास डायरेक्शन होती है। बट आयनिक बॉन्ड के अंदर वो डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि एक ही बेसिकली आयन जो होता है वो इतने ज़्यादा आयन्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जैसे सोडियम और क्लोराइड के क्रिस्टल में आपने देखा। सो इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। वेल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। सो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग वन। चौथा भी हम पढ़ लेते हैं कि बेस्ट शायद आंसर मिल जाए। कोवेलेंट कंपाउंड है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड यस यस बाकी स्टेटमेंट भी ठीक है। No electrovalent bond is 100% ionic in nature. This is because when cations and anions approach each other, polarizability increases. Yes, बात ठीक है। जो पोलराइज एक दूसरे को कर देते हैं, जिस वजह से कोवेलेंट कंडक्टर आते हैं। अब पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो बेसिकली कोवेलेंट कंडक्टर को ले आती है। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो बेसिकली जो आयनिक जो बॉन्ड है तो उसके अंदर जो आयनिक करैक्टर है वो कम हो जाएगा और कोवेलेंट करैक्टर आ जाएगा। सो इसलिए वो 100% नहीं हो सकेगा, ये बात ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टू सम एक्सटेंट ओनली, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हाईली आयनिक इलेक्ट्रिक प्रेजेंट इन सीएसएफ ओनली, हाँ ये भी बात ठीक है। तो ऑल ऑफ दीस बेसिकली दिस इज फ्रॉम द पीटीबी बुक, तो आपको ये बुक भी पढ़नी चाहिए। द कंपाउंड व्हिच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, बेसिकली CH4 में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं कार्बन के हाइड्रोजन के दरमियान। H2 में कोवेलेंट बॉन्ड है, KCl में कोवेलेंट बॉन्ड है। बेसिकली KCN के अंदर C और N यानी साइनाइड आयन के अंदर बेसिकली C और N के दरमियान 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और ये नेगेटिव आयन बना देता है बेसिकली। और फिर पोटेशियम आयन होता है, ये दोनों मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। सो बेसिकली KCN is the correct answer। The intermolecular distance is higher in, बेसिकली सबसे ज्यादा इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस किस में हाई होता है? गैसेस के अंदर। तो बेसिकली गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बेसिकली लिक्विड्स के अंदर होता है, और उसके बाद बेसिकली सॉलिड्स के अंदर। अब इसमें प्लाज्मा को डिस्कस नहीं कर रहे हो। ओके, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन NH3 एंड BF3 is coordinate covalent because NH3 is dashed to the presence of one lone pair। बेसिकली ये होता है कि जो NH3 होता है इसके पास एक लोन पेयर होता है, और जो BF3 होता है बेसिकली ये डेफिशिएंट होता है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हुआ होता। तो बेसिकली ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता होता है और दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है NH3
और BF3 के दरमियान, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है बेसिकली इन दोनों के दरमियान। तो NH3 को डोनर कहते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इन डैश इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऑफ कोर्स जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो किसके अंदर इंक्रीज करता है? अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप्स। ऑफ कोर्स जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो अलोंग द ग्रुप इंक्रीज कर रहा होता है, अलोंग द पीरियड तो ये डिक्रीज करता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, क्योंकि इलेक्ट्रो बेसिकली इसके अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बेसिकली उसका इफेक्ट हो रहा होता है। बेसिकली न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा होती जाती है अलोंग द पीरियड, लेकिन ग्रुप के अंदर शेल इंक्रीज करते हैं तो साइज हमारे पास बढ़ जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, द 4 CH bonds of methane are formed by the overlap of। बेसिकली हमें पता है कि बेसिकली जो मीथेन होती है बेसिकली चार उसके अंदर अल्केन जो होती है उसके अंदर जो कार्बन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और जो हाइड्रोजन होती है उसके पास एक s ऑर्बिटल होता है। तो बेसिकली यही कार्बन इसने चार हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करना है, तो बेसिकली ये कौन सा ओवरलैप होगा? sp3s ओवरलैप। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, which one of the following is the index to metallic reactor? Of course, ionization energy is the index to metallic reactor, और ये बात PTB में लिखी हुई है, basically it is the line. The energy is dash and positively charged and brought close to each other. जैसे कि मैंने भी आपको फिजिक्स वाले एमसीक्यू में बताया था बेसिकली कि जब एक दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस आपस में आ रहे होते हैं तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो व्हेन ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस खुद ब खुद आते हैं एक दूसरे के करीब तो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद ब खुद मूव कर रहा है तो एनर्जी इज बेसिकली रिलीज्ड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब दो सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, लेकिन जब दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो बेसिकली एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। AB4 टाइप हैव लोन पेयर शोन ज्योमेट्री टेट्रागोन। हमें पता है कि AB4 के अंदर जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता बेसिकली उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मोलेकुलर ज्योमेट्री ऑफ SO2 जैसे कि हम पहले बात कर सकें ये एंगुलर ज्योमेट्री होती है, इस तरह से होती है बेसिकली दो लोन पेयर्स होते हैं। दिस वन इज बेसिकली द एंगुलर ज्योमेट्री। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द हेडमास्टर, अब देखिए, टू स्पीक टू यू बेसिकली हम पहले रॉन्ग ऑप्शन वाज वांटिंग, वांट जो होता है वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज होता है। बेसिकली द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिक इज टू सैक एज लिक इज टू लैक, खुद ब खुद ही मुंह में आ जाता है। तो बेसिकली ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन गो टू स्कूल बिकॉज, बेसिकली नम्स की जो है वो क्वेश्चन डाले में हमने पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बिकॉज दे वांट टू लर्न पोएम्स। नो, ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। दे वांट टू बी अवे फ्रॉम द होम, ये भी बात सूटेबल नहीं लग रही। दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल, ये तो बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती। दे वांट टू टीज द टीचर, ये भी बात नहीं ठीक। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दे वांट टू गेट नॉलेज। If negative means positive, positive means negative, multiply means divide, and divide means multiply, then which one of the following is equation which will the correct? तो बेसिकली हमने सबकी जगह पॉजिटिव की जगह साइन नेगेटिव साइन कर देना है, माइनस की जगह पॉजिटिव कर देना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली हमारे पास फिर देख लेंगे कौन सा सही आ रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर ऑप्शन डी के अंदर जब चेंज किया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड किया, माइनस की जगह प्लस किया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया और प्लस की जगह माइनस किया, तो हमारे पास आंसर 31 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका असल मेथड यही कि आप चारों सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं नहीं कर रहा क्योंकि दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का हमारा सेशन एंड होता है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। और बात यही है कि एमटी कैट के दौरान आपकी बहुत से एमसीक्यू जरूरत होंगे, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आपने किसी से कंपेयर भी नहीं करना। आज के एमसीक्यूज थोड़े से थे डिफिकल्ट, आई नो, लेकिन आपने इसकी जरिए से परेशान नहीं होना। और बेसिकली आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए और आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।